Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss the second type of plant layout, and this is the process or functional layout. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था प्लांट लेआउट क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। डिफरेंट टाइप्स में हमने इसके दो टाइप्स को फॉलो किया था। पहला था इसके अंदर प्रोडक्ट और लाइन लेआउट और दूसरा था इसके अंदर प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट। तो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट को हमने डिस्कस कर लिया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था कि जब हम मशीनरीज को एक सिंगल लाइन में अरेंज करते हैं सिक्वेंशियल वे में, तो उस अरेंजमेंट को हम लाइन लेआउट या प्रोडक्ट लेआउट का नाम देते हैं। ये पर्टिकुलर सिस्टम या लेआउट उन पर्टिकुलर फर्म्स के द्वारा ज़्यादातर फॉलो किया जाता है जहां मास लेवल में और कॉन्टिन्यूस वे में प्रोडक्शन को फॉलो किया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं और जिनकी मशीन्स एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं हो सकती, तो वो किस टाइप के लेआउट को यूज करेंगे। उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है, सेकंड टाइप इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट। ये क्या है? ये बिल्कुल लाइन लेआउट का अपोजिट है। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ लाइन लेआउट। Under the process of functional layout, groups of similar machines are kept in one department on the basis of the functions they perform in the plant. अच्छा, ये जो लेआउट है ये उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए हाईली फॉलो किया जाता है, हाईली रिक्वायर्ड होता है जो डिफरेंट फंक्शंस को या डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पर प्रोड्यूस किए जाते हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उनको अरेंज नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करती है और हर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर सिमिलर टाइप की मशीन्स की ग्रुपिंग को फॉलो करती है। ठीक है, जो क्या होती हैं? जो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। एक डिपार्टमेंट में एक ग्रुप ऑफ सिमिलर मशीन्स होंगी, दूसरे डिपार्टमेंट में सेकेंड ग्रुप ऑफ सिमिलर मशीन्स होंगी, थर्ड डिपार्टमेंट में थर्ड ग्रुप ऑफ सिमिलर मशीन्स होंगी। इस तरीके से जब प्रोडक्ट को डिफरेंट मशीन से पास होना होगा तो उसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो हम इस व्यवस्था को या इस अरेंजमेंट को प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट का नाम देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी डिपार्टमेंट या किसी पर्टिकुलर लेआउट के अंदर लैथे मशीन्स हैं तो उन लैथे मशीन्स या तो जितनी भी लैथे मशीन्स हैं उनको हम लैथ डिपार्टमेंट में ही रखेंगे। जितनी भी ड्रिलिंग मशीन्स हैं, जितनी वैरायटी ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स होंगी, ऑल वैरायटी ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स विल बी केप्ट इन ड्रिलिंग डिपार्टमेंट। और जितनी भी वेल्डिंग मशीन्स होंगी, जितने भी टाइप की, उन सबको हम वेल्डिंग डिपार्टमेंट में रखेंगे। यानी कि अगर प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन से पास होना है तो उसको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मूव करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी कि इसमें हम एक पर्टिकुलर लाइन में मशीन्स को अरेंज नहीं करते हैं बल्कि डिपार्टमेंट वाइज हम मशीन्स को अरेंज करते हैं। वहां प्रोडक्ट ऑटोमेटेड वे में मूव कर रहा था, यहां प्रोडक्ट को हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की वजह के हेल्प से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कराते चले जाते हैं। ठीक है, ये उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या उन पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए यूजफुल है जहां जॉब प्रोडक्शन को फोकस किया जाता है एंड जहां जो प्लांट्स हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ अनलाइक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मतलब डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स होते हैं और उनकी लिमिटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी हो अगर आपको, तो आप इस टाइप के लेआउट को यूज कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जैसे सपोज करो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपको अपने कपड़े सिलवाने हैं तो आप कहाँ जाओगे? एक टेलर की शॉप पर जाओगे। टेलर की शॉप पर क्या होता है? वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। यानी कि मेजरमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके बाद मेजरमेंट के बाद कपड़े की कटिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, कटिंग के बाद कपड़े की स्विंग के लिए, यानी कि जो पर्टिकुलर मान लीजिए शर्ट बनवानी है आपको तो उसके स्विंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, स्विंग के बाद जो पर्टिकुलर शर्ट तैयार होगी उसकी प्रेसिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। इस तरह से प्रोडक्ट क्या हो रहा है? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव हो रहा है और हर डिपार्टमेंट में सिमिलर टाइप की मशीन्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसमें वैरायटी ऑफ मशीन्स होंगी और सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस को वो परफॉर्म कर रही होंगी। क्लियर? तो ये क्या एग्जांपल हो गया? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल लेआउट। अब हम इसको एक पर्टिकुलर
डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ वन एंड पर रॉ मटेरियल को फेड किया जाता है और दूसरे एंड पर आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिनको हम स्टोरेज या वेयर हाउसेस में स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मैंने इसको 8 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला डिपार्टमेंट किसका है? फॉर्गिंग सेक्शन का। दूसरा डिपार्टमेंट है ग्राइंडिंग सेक्शन का। इसमें मैंने 2 डिपार्टमेंट कर रखे हैं, एक तो फॉर्गिंग सेक्शन है और दूसरा फाउंड्री है। ठीक है, दूसरा सेक्शन है ग्राइंडिंग, तीसरा सेक्शन है मिलिंग सेक्शन, चौथा सेक्शन है इसके अंदर ड्रिलिंग, पांचवा है हीट ट्रीटमेंट, छठा है इंस्पेक्शन, सातवां है पैकिंग। और इसका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है आपका और वो स्टोरेज यानी कि वेयर हाउस में चला जाता है। अब देखिए प्रोडक्ट पास हो रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट पास हुआ मशीन 1 में इन फॉर्गिंग सेक्शन, फॉर्गिंग सेक्शन से ये मूव हुआ मशीन 2 में। ये मैं गुड्स, पहले गुड की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं 2 डिफरेंट वेराइटी ऑफ गुड्स की बात करूंगा। तो पहले केस में पहले वो फॉर्गिंग सेक्शन में जाएगा, फिर वो ग्राइंडिंग सेक्शन में जा रहा है, उसके बाद वो जा रहा है मिलिंग सेक्शन में, इसके बाद वो जा रहा है ड्रिलिंग सेक्शन में, इसके बाद मूव कर रहा है वो हीट ट्रीटमेंट सेक्शन में, इसके बाद मूव कर रहा है इंस्पेक्शन सेक्शन में, आफ्टर दैट पैकिंग सेक्शन। और पैकिंग कंप्लीट होने के बाद इट इज स्टोर्ड। तो दिस इज फॉर प्रोडक्ट ए। अब एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं। इस प्रोडक्ट के केस में सबसे ये फाउंड्री वाले डिपार्टमेंट में मूव करता है। फाउंड्री से ये कहाँ जा रहा है? मिलिंग सेक्शन में जा रहा है। मिलिंग सेक्शन से इस पर ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। फिर इनमें ड्रिलिंग सेक्शन में जाता है, ये ड्रिलिंग से ये हीट ट्रीटमेंट में जा रहा है, हीट ट्रीटमेंट से ये इंस्पेक्शन में जा रहा है, इंस्पेक्शन से फिर ये पैकिंग में जा रहा है, और पैकिंग से ये कहाँ जा रहा है? स्टोरेज डिपार्टमेंट में, और यहाँ इसको स्टोर कर लिया जाता है एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, प्रोसेस लेआउट कहाँ एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल to those plants where either the standard product is not produced or the quantity of parts produced of a standard product is low। यानी कि जहां स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की लो क्वांटिटीज को प्रोड्यूस किया जाता है या लिमिटेड क्वांटिटीज को प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं तो उनके डिफरेंट पार्ट्स की लिमिटेड क्वांटिटी को अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो भी ये एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ ये वहां एप्लीकेबल है जहां लगातार स्टाइल और डिजाइन में चेंजेस होते रहते हैं बहुत हाई लेवल पर, वहां भी हम फंक्शनल या फिर प्रोसेस लेआउट का यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोसेस लेआउट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो कुछ एडवांटेजेस यहां पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट वन की, लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्रोसेस लेआउट को अगर आपको एस्टेब्लिश करना है तो इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि 100% ऑटोमेशन होता नहीं है। 100% ऑटोमेशन में टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जैसा कि लाइन लेआउट में था। लेकिन प्रोसेस लेआउट में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में उसके अकॉर्डिंग मशीनरीज का अरेंज करना होता है। तो वो अरेंजमेंट क्या होता है, इन कंपेरिजन टू लाइन लेआउट वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। क्लियर? सेकेंड की बात करते हैं, लोअर ओवरहेड कॉस्ट्स, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्ट मूव करता है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू सेकेंड डिपार्टमेंट, इसी वजह से जो इसकी ओवरहेड कॉस्ट होती हैं वो भी लाइन लेआउट के मुकाबले कम होती हैं। तीसरा है लेस वर्क स्टॉपेज। जैसा लाइन लेआउट में था, लाइन लेआउट में अगर एक भी मशीन की वर्किंग में इफेक्ट आता था या रुक जाती थी तो उसकी वजह से पूरी प्रोसेस क्या हो जाती थी, रुक जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज आपने कैटेगराइज कर रखा है, तो अगर कोई पर्टिकुलर मशीन में फॉल्ट आ भी जाता है तो उसकी वजह से पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब आपको इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मोर इफेक्टिव सुपरविजन। सुपरविजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मूव कर रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड पर्संस को आपने कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए उन्हें जो अथॉरिटी दे रखी है उसके बेसिस पर वो इजिली सुपरवाइज कर सकते हैं कि जो वर्क है उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है। तो वर्क प्रोग्रेस को इफेक्टिवली सुपरवाइज करना आसान होता है और ज़्यादा इफेक्टिव वे में सुपरविजन फॉलो किया जा सकता है इन प्रोसेस लेआउट इन कंपेरिजन टू लाइन लेआउट। ओके, नेक्स्ट वन इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमने एक बात करी थी इससे पहले कि अगर स्टाइल और डिजाइन में चेंजेस बहुत हाई लेवल पर होते हैं तब हम इस पर्टिकुलर लेआउट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइप के लेआउट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। आपको क्या करना होता है,
अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को फॉलो करने वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो मशीनरीज हैं केवल आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की मशीनरी को चेंज करना है और उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्लीट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोसेस लेआउट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लाइन लेआउट। लास्ट वन इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का स्कोप रहता है इसके अंदर। लाइन लेआउट में तो आपने एक बार लेआउट को फिक्स्ड वे में इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद उसके अंदर एक्सपेंशन करना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको एक नए सिरे से नया सेटअप रन करना होता है। लेकिन प्रोसेस लेआउट में आप क्या कर सकते हो, एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा मशीन्स को इंस्टॉल करके उसकी एक्सपेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। दैट इज द बेनिफिट। पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है इसके अंदर मोर एंड हायर कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इस पर्टिकुलर लेआउट में। क्यों होती है, क्योंकि प्रोडक्ट मूव कर रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटेड मशीन का यूज़ कर रहे हो आप और उसमें प्रोडक्ट एक मशीन से दूसरी मशीन में ऑटोमेटिक वे में मूव कर रहा है। आपको प्रोडक्ट को मूव कराना पड़ रहा है और मूव कराने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और आपका पैसा कहाँ खर्च होता है, उन पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स को अरेंज करने में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाता है। क्योंकि अगर ये इक्विपमेंट नहीं होंगे तो प्रोडक्ट को आप फिजिकल वे में या लेबर के हेल्प से मूव आसानी से नहीं करा सकते क्योंकि बहुत हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं। पॉइंट इसके लिए इसी वजह से ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है इन केस ऑफ द प्रोसेस लेआउट। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, हमें इस टाइप के लेआउट में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और लेबर कॉस्ट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है क्योंकि मशीन्स पर डिपेंडेंसी कम होती है इसमें और लेबर पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। जितनी स्किल्ड लेबर होगी उतना इस प्रोसेस लेआउट के थ्रू प्रोडक्ट्स को आप बेस्ट क्वालिटी तक प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी वजह से जो लेबर कॉस्ट होती है वो भी इस टाइप के लेआउट में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तीसरा है मोर प्रोसेसिंग टाइम। लाइन लेआउट में आपने एक तरफ से प्रोडक्ट को फीड किया और दूसरी तरफ से आपको फिनिश प्रोडक्ट मिल गया लास्ट में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको प्रोडक्ट को मूव कराना पड़ रहा है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मोर फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन नीडेड। यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंट वे में इंस्पेक्शन को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क इज फॉलोड बाय लेबर। इसी वजह से ये देखने के लिए कि आपके प्रोडक्ट में जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल तक ना आने पाए, इसी वजह से आप फ्रिक्वेंट वे में वर्किंग को लगातार इंस्पेक्ट करते चले जाते हो। नेक्स्ट वन इज नीड फॉर मोर इन्वेंट्री। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वर्क जो गुड्स इन प्रोग्रेस है वो ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, यानी गुड जब मूव कर रहा है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो उसकी प्रोसेसिंग क्या है, ज़्यादा है और प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से आपको अपने स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री को स्टोर करना होता है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एंड द लास्ट वन इज मोर प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इस टैग के लेआउट में पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर कंट्रोलिंग करनी है, तो इसमें इस टाइप के लेआउट में बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पर। ओके, थैंक यू।